हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पोषण के बाद वो पोषक तत्व, पोषक पदार्थ किस तरह हमारे पूरे शरीर में परिवहन करता है, किस तरह हमारे पूरे शरीर में उसे पहुंचाया जाता है। ये परिवहन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन, यानी मनुष्यों में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है और विभिन्न जीव क्या एक ही प्रकार के उत्सर्जन क्रिया करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक रहेगा मनुष्यों में उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होते हैं, है ना। देखिए, उत्सर्जन कहते किसको है। जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए जो मेटाबॉलिक क्रियाएं करते हैं, जो उपापचयी क्रियाएं करते हैं, उस क्रिया के दौरान कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर से निष्कासन के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। शरीर से निष्कासन उसका इतनी आवश्यक तो होता है कि अगर नहीं निकाला जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे भोजन के बिना, पोषण के बिना हम लोग मर सकते हैं, उसी तरह हम लोग उत्सर्जन अगर नहीं हुआ समय से तो हम लोग उत्सर्जन के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उत्सर्जित पदार्थ अगर हमारे शरीर से उत्सर्जित न किया जाए तो वो एक विष के समान काम करता है, एक जहर के समान काम करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से अंग हैं हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग, यानी उत्सर्जी अंग किसे कहेंगे? जिस अंग से वो उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित होता है, वो बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर से वो जिस अंग से निकलता है उसे बोलेंगे उत्सर्जित अंग, उत्सर्जन का अंग, है ना। तो देखिए, एक त्वचा है, त्वचा उत्सर्जित अंग है। तो आप पूछिएगा कि त्वचा से भाई क्या निकलता है? त्वचा से पसीना तो निकलता ही है, कुछ नमक भी निकलता है और सीबम निकलता है। तो नमक से आप लोग परिचित है और पसीना से भी परिचित है। नमक से कैसे परिचित है? अक्सर अगर ब्लैक कपड़ा पहन लीजिएगा गर्मी में और कुछ देर के बाद अगर पसीना हुआ और इसे खोलकर टांग दीजिए तो देखिए कि उस पर जो है व्हाइट दाग जैसा धब्बा दिखाई देने लगता है। तो वो क्या है? वो नमक है। हमारे शरीर से निकला हुआ नमक सूखने के बाद जम जाता है तो वो व्हाइट वहाँ दिखने लगता है ना। और सीबम क्या होता है? सीबम होता है जैसे हम लोग सोने के बाद अक्सर रात में ऐसे सुबह में उठेंगे तो नाक के पास या हमारे चेहरे के पास जो है चिपचिपा एक पदार्थ निकलता है ना। तो वो होता है सीबम। यानी जो हम फैट खाते हैं वो हमारे शरीर से जो है वसा जो तैलीय पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं उससे हमारे त्वचा से उसके कुछ पदार्थ जो है निकलते रहता है, उसे सीबम बोलते हैं, जो मुहासे के रूप में भी हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में दिखाई देते हैं या कभी ऐसे भी नाक के आसपास यहाँ जमे रहते, वो होता है सीबम। ये सभी उत्सर्जित पदार्थ है ना। तो वो कहाँ से उत्सर्जन होता है उसका? इसका त्वचा से। इसके बाद होता है फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। फेफड़ा से कौन कौन सी पदार्थ उत्सर्जित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हुआ उत्सर्जित पदार्थ, और साथ में कुछ जल वाष्प भी निकलता है। कैसे पता चलता है कि जल वाष्प निकलता है? ठंडा के दिनों में ऐसे जब हम लोग मुंह से वैसे छोड़ते हैं हवा तो क्या होता है, वहाँ कुछ एक भाप की जैसी परत जम जाती है। शीशे पर अगर हम लोग इसे छोड़े तो देखते हैं कि हम लोग भाप जैसी रचना में, तो इससे पता चलता है कि इसमें हमारे श्वसन के दौरान कुछ जल वाष्प भी निकलते हैं। तो ये फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल वाष्प निकलता है। अब रहा बड़ी आंत। बड़ी आंत भी हमारी उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जन का अंग है। बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ी आंत में जो रेक्टम होता है वहाँ बेकार पदार्थ, अनपचे पदार्थ जो है जमा रहता है। भोजन जो पचा नहीं रहता है, जो बेकार होता है, भोजन से बेकार चीजें, वो बड़ी आंत में से जमा होता है और निकल जाता है रेक्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हुआ उत्सर्जित अंग। और ब्रिक यानी किडनी भी उत्सर्जित अंग है और उत्सर्जन का मुख्य कार्य किडनी करता है। और इसके बाद होता है यकृत भी उत्सर्जन का कुछ कार्य करता है। जैसे ये अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित करता है। तो ये चारों में सबसे मुख्य का उत्सर्जित अंग है ब्रिक यानी किडनी, और इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये किडनी हमारे शरीर में कार्य करती है। देखिए, प्रत्येक मनुष्यों के शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है, यानी दो किडनी पाई जाती है, यानी 2 ब्रिक पाई जाती है। ऐसे तो हम लोग एक किडनी से भी अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में पाई कितनी जाती है? 2 किडनी पाई जाती है। अगर एक किडनी फेल हो गई तो भी हम लोग एक किडनी के सहारे
जी सकते हैं। या किसी की दोनों किडनी जब फेल हो गई, दोनों ब्रिक फेल हो गया, तो एक स्वस्थ मनुष्य का एक किडनी निकाल करके दूसरे में लगाया जा सकता है और एक किडनी से आराम से आदमी जीवन अच्छे से बिता सकता है ना। किसी मनुष्यों में तो देखिएगा पाया जाता है अक्सर मेडिकल रिपोर्ट में भी कि उसको जन्म से ही एक ही किडनी रहता ही है ना, ऐसा पाया जाता है, एक ही किडनी, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीवन जीने में। तो किडनी का देखिए ये संरचना है और इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये सेम के बीच के आकार की 2 किडनी हमारे शरीर में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य है रक्त को छानना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसका पोषक तत्व कहाँ ऑब्जर्व होता है? रक्त में, है ना। तो वो रक्त में ऑब्जर्व होता है तो कुछ अनावश्यक चीज़ें, मतलब कुछ हमारे शरीर में जो नहीं रहना चाहिए वो भी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाता है, रक्त में आता है भोजन के द्वारा, तो उसे छान कर कौन निकालता है? ये किडनी, है ना, ये ब्रेक। और इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, बीच वाले भाग को बोलते हैं मेडुला, है ना। और इसके झिल्ली या जिस झिल्ली से घिरी हुई होती है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम, है ना। ये जिस झिल्ली से घिरी होती है पेरिटोनियम। और हृदय का हम लोग क्या पढ़े थे कि हृदय जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, है ना। अब देखिए इसमें जो है, इसके अंदर जो है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसके अंदर कम से कम 10 लाख से ब्रिक नलिकाएं पाई जाती हैं, ब्रिक नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। प्रत्येक ब्रिक का निर्माण लगभग 10 लाख नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाओं से मिलकर हुआ रहता है। यानी एक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन लगभग पाई जाती है और सभी इसका इकाई को एक को का बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। ये मिल करके कार्य करता है और ये नेफ्रॉन सारे मिल करके क्या करता है? ये यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर को देता है और बेकार छने हुए जो बेकार पदार्थ है जो मूत्र के रूप में हम लोग त्याग करते हैं यूरिन के रूप में, वो यूरेटर के द्वारा जो है यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यानी मूत्राशय में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए ये हुआ महासीरा। सीरा के बारे में हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं। ब्लू कलर का इसलिए बनाया है कि ब्लू कलर का ही सीरा बनाया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और महाधमनी इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसलिए इसे रेड कलर का बनाया जाता है। तो ये हुआ महाधमनी और ये महासीरा। और ये क्या होता है कि ये यहाँ से एक धमनी निकलती है, इसे ब्रिकीय धमनी बोलते हैं ना। ब्रिकीय धमनी इसमें जुड़ जाती है और ब्रिकीय सीरा इससे जुड़ जाता है ना। ब्रिकीय धमनी और ब्रिकीय सीरा यहाँ भी जाता है और ब्रिकीय धमनी और ब्रिकीय सीरा यहाँ भी जाता है। इस प्रकार इसके ऊपर जो है एक एड्रीनल, दोनों ब्रिक के ऊपर एक एड्रीनल ग्रंथि होता है जो इसके कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार ये संरचना आप लोगों ने देखा किसका है? हमारा ये उत्सर्जन तंत्र का, है ना। और ये किडनी का यानी ब्रिक की कंप्लीट संरचना है जो इस प्रकार यहाँ से जहाँ से ये इसका प्रवेश द्वार है, किडनी का जो प्रवेश द्वार उसे बोलते हैं रेनल हिलम, है ना। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये किडनी के कुछ इसका परिचय लेते हैं। 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है तथा मोटाई जो होती है 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। यह रक्त को छानने का कार्य करता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को कि ये इसका मुख्य कार्य है रक्त को छानना, है ना। इसका भार कितना होता है? 140 ग्राम लगभग भार होता है और इसकी झिल्ली जो है, ये इसकी झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है और ये किस से बना होता है? नेफ्रॉन से, यानी इसकी इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। यानी एक कंप्लीट जो कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए कि घर बना है तो घर तो सीमेंट से भी बना है, बालू से भी बना है, छड़ से भी बना है, लेकिन सारे मटेरियल दे देने के बावजूद भी क्या आप घर बना सकते हैं? नहीं।
उसमें आपको ईंट की ज़रूरत होती है। तो बोला जाता है कि घर किससे बनता है, एक एक ईंट खड़ा करके घर को बनाया जाता है। तो घर की इकाई क्या होगी, ईंट होगी, है ना। तो उसी प्रकार ये नेफ्रॉन यानी ब्रिक नलिकाओं के समूह से कार्य करता है। तो इसकी इकाई जो है ब्रिक नलिकाएं यानी नेफ्रॉन होगी। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिए। अब हम लोग ब्रिक से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां लेते हैं। ठीक है, ब्रिक में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि उसको किडनी में पथरी हो गई है। तो हमें जानना जरूरी है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं किडनी यानी ब्रिक के बारे में, तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर में पथरी होती है तो क्यों हो जाती है ना। तो ब्रिक में जो बनने वाली पथरी का मुख्य अवयव है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का जब जमाव हो जाता है तो हमारी किडनी में पथरी हो जाती है, यानी पूरा दबाव से हमारा वहाँ ब्रिक जो छानता है वो कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसे पानी नहीं मिल पाता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट वहाँ जमा हो जाता है, इसलिए वहाँ पथरी की समस्या वहाँ हो जाती है ना। और मूत्र का पीला रंग हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि पेशाब पीला रंग का होता है, तो वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के बढ़ जाने के कारण। उसमें यूरोक्रोम मिलता है तो पेशाब का रंग पीला हो जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ से होता है भाई, तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से, यानी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो यूरोक्रोम का निर्माण करता है। अनावश्यक मतलब हमारे जैसे हम प्रोटीन को पचाने के लिए क्या होता है कि प्रोटीन को पचाना सबसे कठिन कार्य है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए एमिनो अम्ल का, प्रोटीन में एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल का निर्माण होता है जिससे यूरिया भी बनता है ना। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल को यूरिया में कौन बदलने का कार्य करता है, वो यूरिया में बदलता है यकृत, है ना। अब जानते हैं उत्सर्जी यानी कि और सभी कौन कौन से सभी जीव जो है कौन कौन से पदार्थ का उत्सर्जन मूत्र में के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग के मूत्र में जो होता है, यूरिन में होता है यूरिया, है ना। तो हम जिसमें यूरिया पाया जाएगा उसको बोलते हैं यूरोटेलिक, हम लोग यूरोटेलिक में आते हैं। और अमोनिया का कुछ लोग जो है, कुछ जीव जो है अमोनिया का अपने उत्सर्जन के रूप में निकालते हैं। उसके यूरिन में जो है अमोनिया का मात्रा होता है। तो वो कौन सा होता है वो जीव, जितने भी जलीय जीव है जैसे मछलियां हैं या जलीय जीव है वो उसमें अमोनिया का वो उत्सर्जन क्रिया करते हैं। और यूरिक एसिड का भी कुछ जीव जंतु जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, एविज यानी पक्षियों में, पक्षी अपने उत्सर्जन क्रिया में यानी उसके यूरिन में क्या पाया जाएगा, यूरिक एसिड, और जिसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक, है ना। और यूरिया के उत्सर्जन जो करता है वो जितने भी स्तनपायी जीव है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। स्तनपायी का मतलब होता है सिर्फ स्त्रियों से नहीं, पुरुष और महिला दोनों से में ही स्तन पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथियां सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है और पुरुषों में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और स्तन पुरुष और महिला दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए सारे मनुष्य स्तनपायी जीव जंतुओं में आते हैं, स्तनपायी जीव में। और जितने भी जीव जंतु हैं जिसमें स्तन पाए जाते हैं वो अपने मूत्र के में यूरिया का स्राव करते हैं। और एक चीज कहीं कहीं पूछ देता है कि मकड़िया अपनी उत्सर्जन क्रिया में कौन सा चीज निकालती है, तो मकड़िया जो है ग्वानिन का स्राव करती है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में पढ़ा, ब्रिक के बारे में पढ़ा। और ब्रिक का इकाई होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोग को प्रस्तुत करूंगी। और नेफ्रॉन काफ़ी 10th क्लास में नेफ्रॉन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर आता ही है। तो उसे बनाने की क्रिया विधि हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसका चित्र बनाते हैं और इसके बाद उसके फंक्शन क्या है और किस प्रकार वो कार्य करता है। ठीक है।